फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ में। अब देखना भाई हम लोग क्या बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। हम लोगों ने जो जो भी पॉइंट डिस्कस किए थे उसके बारे में आज आपसे फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और फिर आगे उसकी हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा ज़रा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिफाइन कर लिया था। हम लोगों ने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है चार्ज सेपरेशन और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का, है ना। इसके अंदर जो फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, इसके अंदर जो हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे, 3 फैक्टर्स हम पढ़ चुके थे। और तीनों फैक्टर्स क्या कहते हैं उनके बारे में भी हम लोग, मैं आपको फिर से जानकारी देता हूँ कि पहले वाले फैक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, तो इसकी वजह से चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ इतना, है ना। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे दूसरे फैक्टर की बात करता हूँ, दूसरे फैक्टर में मैंने आपको बोला था डिस्टेंस वाला फैक्टर। अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली ये तो प्रोडक्ट ही है, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला जो फैक्टर था उसके अंदर हम लोगों ने मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट की बात की थी। मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट की बात की थी और उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। जो फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा होता है। ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट देखना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके बेस पे हम लोगों ने 3 केसेस को डिफाइन किया था। इसके बेस पे 3 केसेस को हमने डिफाइन किया था और वो 3 केस कौन कौन से थे थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपसे कहा था कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होती है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो क्या हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है इस चीज़ के अंदर, है ना। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। मैंने कहा था जब भी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो म्यू जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर 120 डिग्री होती है थीटा की वैल्यू तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी म्यू 1, यानी कि मैग्नीट्यूड उन दोनों के बीच का। और थीटा 0 डिग्री अगर हमारे पास में होता है तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि म्यू की वैल्यू जो है वो 2 म्यू 1 के इक्वलेंट होती है, यानी कि ट्वाइस होती है। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने 3 फैक्टर्स के बारे में बात कर लिया था। तो अगर अब मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए थीटा है जिसको मैं कॉस थीटा कहता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ 0 डिग्री, ये मैं लेता हूँ 120 डिग्री, ये मैं लेता हूँ 180 डिग्री। क्लियर है? मतलब ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। इसकी जो वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री की वो होती है 120 डिग्री की -हाफ और 180 डिग्री की -1। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि थीटा जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है। थीटा 0 से 120, 120 से 180, थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो आप मुझे बताइए क्या कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है? क्या कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है? ये जो वैल्यू है ये देखो, ये डिक्रीज हो रही है ना, 1 - ½ -1 डिक्रीज हो रही है। तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मेरा क्या डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो रहा है? क्या डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो रहा है? हम कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें, थीटा और डायपोल मोमेंट के बीच में रिलेशन देखें, तो ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये कैसे हैं? आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा के। और यहाँ पे रूट भी आता है, इसलिए रूट थीटा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में रूट लिखते हैं ना डायपोल मोमेंट के लिए, है ना। रूट की वैल्यू आती है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो रूट थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के बेस पे, यहीं पे हम लोग जो है अब स्टार्ट कर देंगे हमारा फोर्थ फैक्टर। चौथा वाला फैक्टर हमसे क्या कहता है? चौथा फैक्टर हमसे क्या कह रहा है? मान लीजिए, देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने मॉलिक्यूल देखे, हम लोग जो मॉलिक्यूल पढ़ते हैं वो आइडियल शेप के होते हैं या रेगुलर शेप के होते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, लीनियर हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, इन सब की जो भी हमने बात की।
हमने इसके अंदर क्या देखा कि जितने भी ये लीनियर थे, ये जितने भी लीनियर शेप थे, इन लीनियर या रेगुलर शेप के अंदर हम लोग नॉन पोलर नेचर देखते हैं। क्या देखते हैं? नॉन पोलर नेचर देखते हैं, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास में होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी तक जो भी हमने सॉल्व किया उसके बेसिस पे तो हम यही कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट डालेंगे, फोर्थ फैक्टर, और इसमें लिखेंगे मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडियल और रेगुलर शेप। आइडियल और रेगुलर शेप ही देखें, है ना। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, आइडियल और रेगुलर शेप का ही नॉन पोलर होता है नेचर में। इसके लिए मैं अभी आपको आगे भी लिखवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप सॉल्व करना कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है, वो आपको डिफाइन करना है। रेगुलर शेप आर नॉन पोलर इन नेचर। क्लियर है? क्या बोला, मॉलिक्यूल जिनका आइडियल या रेगुलर शेप होता है वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि म्यू की वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्विवेलेंट होगी, म्यू की वैल्यू जीरो के इक्विवेलेंट होगी। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उन्हीं एग्जांपल्स में आप लोग ये बता देंगे कि इनकी जो शेप है वो रेगुलर है। XCO4, CF4, CCl4, BF3, BCl3, PCl5, SF6 एट्सेट्रा, है ना। ये जो मैंने आपके सामने अभी ये एग्जाम्पल रखे हैं, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, ये सारे के सारे रेगुलर शेप हैं, आइडियल शेप हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं भाई? नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर, यानी कि इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट अब फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा फिफ्थ वाला। अब भाई ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन आता है। क्यों कंफ्यूजन आता है? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर हुआ तो क्या करेंगे? अभी तक तो हम लोग सारे कोवलेंट बॉन्ड वाले देख रहे थे, यानी कि बॉन्डिंग वाले देख रहे थे। लोन पेयर अगर आ जाएगा तो क्या होगा? अगर लोन पेयर आ गया तब वहां पे डायपोल मोमेंट कैसे देखें, उस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे देखें, और उसको सॉल्व कैसे करें, ये फंडा आ जाएगा ना। तो फिफ्थ पॉइंट में आप लिखें, इफ मॉलिक्यूल हैव लोन पेयर या लोन पेयर, then direction of dipole moment, be towards the lone pair। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको लोन पेयर दिख जाए तो उस लोन पेयर की तरफ ही डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की। क्या कहना चाहता हूँ वो समझो आप थोड़ा। मैंने आपसे बोला कि ये मेरे पास में ए है और ए के ऊपर ये जो है ऐसे लोन पेयर है। क्लियर? तो अगर मैंने आपसे बोला कि जो ए है इसके ऊपर ये लोन पेयर में शो कर रहा हूँ, तो इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि टुवर्ड्स द लोन पेयर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। क्लियर? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं भाई इसका ये जो लोन पेयर आप ले रहे हो वो लोन पेयर इस तरफ डायरेक्शन कर दो, इस तरफ आ गया लोन पेयर, किसी दूसरे एंगल पे आ गया लोन पेयर, तो अब यह बताओ कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा वो किस तरफ होगा? तो उसका डायपोल मोमेंट भाई इस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो एक लोन पेयर नहीं है, दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर के केस में आप क्या बोल सकते हैं? मान लो कि एक लोन पेयर कुछ ऐसा है और दूसरा लोन पेयर ऐसा है, तो इनका जो डायरेक्शन होगा डायपोल मोमेंट का, एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा। दो भी नहीं है, तीन है, तीन ले लो, तो तीन के लिए मैंने आपसे बोल दिया कि एक तो ऊपर की तरफ है
एक साइड में है और एक नीचे की तरफ। क्लियर, एक ऊपर एक नीचे और एक साइड में है। तब बताओ इनका डायरेक्शन ऐसे, इनका इसका डायरेक्शन ऐसे और इसका डायरेक्शन ऐसे। अब आप सोचेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अरे सॉल्व नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं किसी एक एंगल पे, उसको हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। अगर दिक्कत आती है तो इसी थर्ड वाले को, ये जो 3 लोन पेयर वाला है, इसी को मैं आपके सामने अभी सॉल्व करके देता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, चलो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, पूरे एग्जाम्पल करके चलेंगे भाई। एग्जाम्पल लो, XCF2, XCF2 ले लो। XCF2 में अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करूँगा तो 8 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 2 जो है मोनोवैलेंट स्पीशी हो गई, कोई भी चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। n की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल के आई भाई? n की वैल्यू 5। अगर n की वैल्यू 5 निकल के आई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा, है ना। sp3d हो गया तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मोनोवैलेंट स्पीशीज जुड़ी है वो 2 हैं, यानी कि 5 में से 3 तो लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। 3 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। इससे जो शेप बनी वो कैसी बनी? लीनियर बनी। इतना तो करना आ गया, अभी तक इतना तो पढ़ चुके हैं ना अपन। इतना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम पहले करके आ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन और शेप के ऊपर, है ना। तो अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लो। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्ट्रक्चर बनाने में। ये एक्स ही हो गया, एक फ्लोरीन ऊपर लगा दूंगा मैं और एक फ्लोरीन जो है वो मैं नीचे लगा दूंगा, और एक लोन पेयर मेरा इस डायरेक्शन में, एक लोन पेयर मेरा इस डायरेक्शन में और एक लोन पेयर मेरा इस डायरेक्शन में। क्लियर। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है? क्या यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है? क्या यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? पक्की बात, क्लियर, बस बात खत्म। क्या ये दोनों आपस में 180 डिग्री रख रहे हैं? रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं। अगर ये आपस में 180 डिग्री रख रहे हैं तो इनका जो डायपोल मोमेंट है कैंसिल हो गया, यानी कि XC और F के बीच में जो बॉन्डिंग है उसमें डायपोल मोमेंट 0 हो गया दोनों के लिए। क्लियर। अब एक चीज़ बताओ भाई, ये जो लोन पेयर मेरे पास में है इनका डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का इस तरफ है। क्या ये दोनों 120 डिग्री पे बिलोंग कर रहे हैं? अगर ये 120 डिग्री पे बिलोंग कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमने सेकंड केस में क्या पढ़ा था। 120 डिग्री में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मेरे पास में कैसा निकल के आएगा? ये निकल के आएगा जो कि μ1 के इक्विवेलेंट होगा। अब ये जो μ1 था मेरे पास में, ये वाला जो μ1 था, क्या ये वाला μ1 एक दूसरे के 180 पे बिलोंग कर रहे हैं? अगर ये 180 पे बिलोंग कर रहे हैं तो केस 1 को ले लेना, और केस 1 हमसे कहता है कि डायपोल मोमेंट वहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? डायपोल मोमेंट की 0 आएगी। तो ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा, क्या वो 0 हो गया? क्या वो 0 हो गया? क्या हमें इन लोन पेयर के आने से कुछ दिक्कत परेशानी हुई निकालने में डायपोल मोमेंट? नहीं हुई। तो अगर इस पूरे मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि म्यू मॉलिक्यूल जो है वो 0 है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या मैं इतनी बात आपसे कह सकता हूँ? क्लियर हो गया आपके माइंड में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे बना, है ना। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और उन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है। तो देखिए भाई, ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। चलिए बताइए। देखिएगा ध्यान से, SF6 हमारे पास में रेगुलर शेप है तो ये हो गया आपका नॉन पोलर, है ना। रेगुलर और आइडियल शेप है। BF3 ये भी नॉन पोलर हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, नॉन पोलर हो गया। COCl2 भाई, COCl2 जो है हमारे पास में, COCl2 जो है वो हो जाएगा पोलर। क्यों हो जाएगा पोलर? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने आपसे बोला ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है,
ये क्लोरीन है। अरे इनका जो डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कुछ इतना होगा, और इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो तो अलग होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया ना, दो अलग अलग एलिमेंट हो गए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आ गया। तो इसका जो कुछ डायपोल मोमेंट होगा, इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, जब ये आपस में कुछ कैंसिल आउट होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो हमें देखने को मिलेगा बीच में, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो देखने को मिलेगा डायपोल मोमेंट के अंदर। तो ये पोलार नेचर रखेगा, ये नॉन पोलार नहीं होगा। BCl3, BCl3 हमारे लिए नॉन पोलार है। कैसा है? नॉन पोलार है। अगर मैं COS की बात करता हूँ, COS हमारे लिए पोलार है। COS पोलार कैसे है? देखो भाई, ये रहा कार्बन, एक तरफ सल्फर है और एक तरफ ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में फ़र्क आ गया। अब तो दोनों में फ़र्क आ गया, तो दोनों का जो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल पूरी तरीके से तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कैंसिल करेगा, तो थोड़ा बहुत जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास में पोलार नेचर शो करेगी। XeF6 की बात करता हूँ, XeF6 देखना भाई, थोड़ा ध्यान देना। XeF6 के अंदर XeF6 जो मैं बनाया वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और एक लोन पेयर जो है वो यहाँ से निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। अगर ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है तो ये हो जाएगा आपका पोलार। ठीक है, XeF6 को देख के लोग जो है ना वो स्टार्टिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से नॉर्मली लिख के आ जाते हैं, हाँ ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है। नहीं भाई, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना इसको करके। XeO4 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नॉन पोलार। ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Xe है ये ऐसे कुछ हमारे सामने आएगा, इसका डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल करेगा, इसका इसको करेगा, इसको इसको करेगा। लेकिन XeF4 की अगर मैं बात करता हूँ, XeF4, अब आप मुझे बताओ XeF4 जो है वो पोलार है या नॉन पोलार है? XeF4 पोलार नेचर रखता है या नॉन पोलार? XeF4 होता है भैया हमारा नॉन पोलार। कैसा हो गया? नॉन पोलार हो गया। XeF4 नॉन पोलार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो Xe है, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल और ये इसको कैंसिल करेगा। क्लियर हो गया माइंड में? तो देखो मैंने आपसे अभी तक क्या बोला कि कोई जो मॉलिक्यूल है वो पोलार है, इसका मतलब उसके पास में पोलार कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, उसके अंदर पोलार कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल पोलैरिटी शो कर रहा है। लेकिन क्या उसका उल्टा पॉसिबल है कि मैं आपसे कह दूं कि अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके अंदर जो है पोलैरिटी दिख रही है, तो क्या मॉलिक्यूल पोलार हो सकता है? किस वजह से? कि अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी दिख रही है, तो मॉलिक्यूल भी पोलार हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आइडियल शेप के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं तो आइडियल शेप में बॉन्ड्स में तो पोलैरिटी है, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलार है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि एक मॉलिक्यूल है जो पोलार है, तो क्या उसके बॉन्ड्स में पोलैरिटी होगी? डेफिनेटली होगी। तो इसके लिए आप एक नोट लिखिएगा जरा, ताकि आप ये बात भूलें नहीं। आप बिल्कुल एक नोट बना के लिखिएगा। इस नोट में आप लिखें, इफ मॉलिक्यूल इज पोलार, इफ मॉलिक्यूल इज पोलार, then there should be polar covalent bond are present, bonds are present। क्या बोला मैंने? ठीक है, इसमें और क्या बोल सकता हूं मैं? बट reverse is not
पॉसिबल या रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा क्यों बोला कि रिवर्स इज नॉट ट्रू? इसका मतलब दैट मीन्स if there is a covalent bond if there is a covalent bond if there is a covalent bond are present in the molecule, then molecule may or may not be may or may not be may or may not be polar, may or may not be polar। ठीक है, because dipole moment of molecule या अगर मैं आपको बोलूं polarity of molecule, dipole moment of molecule या polarity of molecule also depend upon 3D अरेंजमेंट या 3D ओरिएंटेशन। ठीक है, 3D अरेंजमेंट या 3D ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ polar covalent bond in molecule। तो क्या बोला मैंने आपसे कि अगर मॉलिक्यूल पोलार है तो उसके अंदर पोलार कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन रिवर्स उसका ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल जो है वो पोलार या नॉन पोलार दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डायपोल मोमेंट होगा मॉलिक्यूल का, यानी कि पोलैरिटी जो होगी मॉलिक्यूल की, वो 3D अरेंजमेंट या 3D ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है ना। 3D अरेंजमेंट या 3D ओरिएंटेशन जो होगा, डायपोल मोमेंट जो होगा पोलार कोवेलेंट बॉन्ड का उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में, उनका जो अरेंजमेंट है, अगर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या वो मॉलिक्यूल नॉन पोलार हो सकता है? नहीं, वो पोलार ही होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता तो हम क्या कह सकते थे? हम क्लियर तौर पे ये कह सकते थे कि साहब ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, हैं उनके अंदर डायपोल मोमेंट हम कैसे देखें, उसके अंदर हम लोग डायपोल मोमेंट को कैसे समझें। तो देखिए हेडिंग डालेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। हम क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डायपोल मोमेंट को स्टडी करेंगे। देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल है मेरे पास में 1,2 डाइक्लोरो मीथेन। अब ये जो 1,2 डाइक्लोरो मीथेन है मेरे पास में, ये दो तरीके से मैं ले सकता हूँ, इनके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देख सकता हूँ। पहला मेरे पास में जो उसको मैं कह देता हूँ ट्रांस। क्या कह दिया मैंने? ट्रांस कह दिया। मतलब उसका जो मेरे पास में शेप देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर? ये स्ट्रक्चर मेरे सामने आ गया। अब इसी के अंदर मैं इसको अगर स्टडी करता हूँ तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी दिख रही है आपको? क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने इस पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को।
और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ऐसी। क्लियर? इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, उस पर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो क्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी? गलत बन गया। किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, ऐसे। क्लियर? तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इन दोनों का डायपोल मोमेंट सेम होगा? कार्बन क्लोरीन इसका डायपोल मोमेंट और कार्बन क्लोरीन इसका डायपोल मोमेंट। हम कहेंगे बिल्कुल होगा। तो मैं इसको म्यू वन अगर बोल रहा हूँ तो इसको भी मैं म्यू वन बोल सकता हूँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि म्यू वन इक्वल्स टू म्यू वन, या अगर मैं बोलूँ इसको म्यू टू बोल रहा हूँ तो म्यू वन म्यू टू क्या दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। इन दोनों के बीच का एंगल मुझे बताओ जरा, इन दोनों के बीच का मुझे एंगल बताओ। इन दोनों के बीच का एंगल क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि थीटा जो है वो 180 डिग्री के इक्वलेंट है? अगर थीटा 180 डिग्री के बीच में है तो क्या इस मॉलिक्यूल में पोलार नेचर आपको देखने को मिल रहा है? नहीं। तो आप क्या कह देंगे कि ट्रांस ट्रांस में जीरो इसकी वैल्यू आ रही है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलार है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया माइंड में? अब मैंने आपसे बोला कि इस ट्रांस की जगह आप जो है सिस लो, ट्रांस की जगह आप लो सिस। तो क्या सिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा? क्या सिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा? अगर सिस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है तो सेम चीज़ें, जो बात मैंने यहाँ बोली वो बात मैं यहाँ बोलूँगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है माइंड में? चार्ज सेपरेशन टुवर्ड क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस जगह है, यहाँ पे इस जगह है। क्या म्यू वन म्यू टू इक्वल हैं? ये अगर म्यू वन है और ये म्यू टू है तो क्या दोनों इक्वलेंट हैं? बिल्कुल है। लेकिन थीटा 180 डिग्री के इक्वल है क्या? हम बोलेंगे नहीं। तो क्या डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जीरो के इक्वलेंट है? हम कहेंगे नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल पोलार मॉलिक्यूल। कैसा है? पोलार मॉलिक्यूल। क्यों? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जो डायपोल मोमेंट है सिस का, जो डायपोल मोमेंट है सिस का वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा की वो 180 के इक्वलेंट नहीं है, यानी कि वो जीरो नहीं है। और अगर वो जीरो नहीं है तो वहाँ पे आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर है जो मैंने अभी आपसे बोली? एक चीज़ मुझे बताओ, ये जो क्लोरीन मैंने लिया, ये जो क्लोरीन मैंने लिया, इस पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है? ये माइनस आई इफेक्ट दे रहा है? पक्का दे रहा है। अब क्या हो, अब क्या हो अगर मैं यहाँ पे ग्रुप ही चेंज कर दूं? ये जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा था माइनस आई का, उसको मैं अपोजिट कर दूं, एक प्लस आई आ जाए और एक माइनस आई आ जाए, तब क्या केस बनेगा? तब ट्रांस और सिस में डाइपोल मोमेंट का क्या केस बनेगा? थोड़ा देखना आप, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। वापस से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वापस से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास में मैं ले लेता हूँ एक ट्रांस मॉलिक्यूल लेता हूँ। ये एक ट्रांस मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये मेरा Cl है, ये CH3 मैंने यहाँ ले लिया, ये प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, ये ट्रांस मॉलिक्यूल मैंने लिया। क्लियर? अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। यहाँ पे आप देखो, ये पार्शियल का तो बात छोड़ो, अभी आप पार्शियल की बात यहाँ पे मत देखो। यहाँ पे तो आप सिर्फ इतनी सी चीज़ देखना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बाद में।
CH3 अपना प्लस आई लगा रहा है, Cl अपना माइनस आई लगा रहा है। क्लियर? तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ हो रही है तो मैं आपसे कह दूंगा ना कि ये जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके की शो होगी, यानी कि डायरेक्शन इस तरफ बढ़ रहा है और ये जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ ही बढ़ रहा है। क्लियर हो गया माइंड में? ये जो म्यू1 था, ये जो म्यू2 है, ये जो म्यू1 है, ये जो म्यू2 है, क्या आपको इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री नजर नहीं आ रहा? दोनों का डायरेक्शन सेम है। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड जिसमें डायरेक्शन दोनों एक तरफ थे, केस थर्ड जिसमें डायरेक्शन दोनों एक तरफ थे। क्लियर हुआ माइंड में? देखो जरा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो इनकी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री हो गई। जब थीटा की 0 डिग्री वैल्यू हो गई, अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा दूसरे मॉलिक्यूल की, दोनों को साथ में कंपेयर करूँगा, दोनों को साथ में कंपेयर करूँगा। जैसे ऊपर वाले की मैंने बात की थी ना, तो डायपोल मोमेंट जो है वो इस वाले में ज़्यादा था, है ना? इसकी तो वैल्यू 0 थी ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो ये डायपोल मोमेंट जो था वो हमारे सिस के लिए ज़्यादा था। इस वाले केस में देखो जरा, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया, ये बनाया मैंने सिस, ये बनाया सिस। ये बनाया सिस। अब एक चीज मुझे बताओ, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? नहीं ना। देखो थोड़ा सा एक चीज देखना, एक चीज होती है टेल, एक होता है हेड, और वो कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। ये हो गया हेड, ये हो गई टेल। अगर हमें इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, अभी तो आप ऐसे डायरेक्टली एंगल तो नहीं बता सकते, ऐसे एंगल डायरेक्टली तो नहीं बता सकते। अगर हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना है तो एक का हेड और एक की टेल, एक का हेड और एक की टेल ऐसी हमें नजर आ रही है इस वाले मॉलिक्यूल में। ऐसा कभी मत करना, हमेशा ध्यान रखना, इसके दो केसेस बन सकते हैं, इसके दो केस बनेंगे। या तो आप इसको आगे बढ़ा दो, इसकी टेल और इसकी टेल को आपस में ले आओ और उनके बीच का बॉन्ड एंगल देख लो, या उनके बीच का जो एंगल है थीटा उसको आप देख लो। मैंने क्या कहा कि पहले ये कुछ इस डायरेक्शन में था, अब आप इसको ऐसे रख दो, और ये पहले से ही ऐसे था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इसके बीच में थीटा एंगल में देख सकता हूँ? क्लियर? या अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो था ये पहले यहाँ था, अब आप इसको हेड टू हेड यहाँ पे दिखा दो। देखो पहले ये कुछ ऐसा था, ये वाला ऐसा था, है ना? अब आप इसको क्या करो, पीछे ले जाओ और इसको ऐसे दिखा दो, तो ये थीटा का एंगल आप यहाँ दिखा सकते हो। क्लियर है? ये थीटा का एंगल आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि थीटा अगर इंक्रीज होता है, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो हमें ये पता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट थीटा, 1/रूट थीटा। तो अगर थीटा इंक्रीज होगा तो क्या डायपोल मोमेंट डिक्रीज होगा? क्या डायपोल मोमेंट डिक्रीज होगा? तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, इस वाले केस में थीटा जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, इस केस में थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसमें थीटा 0 डिग्री है, तो भैया डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके का शो हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि ट्रांस और सिस के केस में अगर दोनों सेम स्पीशी हैं तो डायपोल मोमेंट सिस की तरफ ज़्यादा दिखाएगा, डायपोल मोमेंट सिस की तरफ ज़्यादा दिखाएगा। और एक चीज़ बताओ, इस वाले केस में जो मैंने आपको बताया, जब दोनों स्पीशीज अलग अलग है और दोनों के अंदर जो है डायपोल मोमेंट में चेंज आ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, किया था।
तो इसके बेसिस पे मैंने आपको क्या बोल दिया कि सिस और ट्रांस के बीच में ये जो मैंने कंपैरिजन किया, इस कंपैरिजन से मुझे समझ में आ गया कि थीटा की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे वो सिस का मॉलिक्यूल हो चाहे वो ट्रांस का मॉलिक्यूल हो, दोनों के अंदर जो डाइपोल मोमेंट होंगे वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे वेराई करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तक हम लोग डायपोल मोमेंट के बारे में सारी बात कर चुके हैं, लेकिन उसकी यूनिट के बारे में बात नहीं की है। तो अगली हेडिंग भैया होगी यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट की, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है वो तो हमने बात की ही नहीं, डायपोल मोमेंट निकाले गए ना जब से। तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट जो होती है वो होती है भैया आपकी डी बाय, क्या होती है, डी बाय। और अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डिबाई कितना होता है, तो आप बोल देंगे कि एक डिबाई जो होता है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप मुझसे बोल देंगे सर वो तो 1.6020 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। अब अगर मैं इसको कूलाम से ESU में देखूं तो ये मेरे लिए हो जाता है 4.8020 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 ESU। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, इस यूनिट को मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस यूनिट को यूज करके हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जो बढ़ रहे हैं उस टॉपिक में ये काम में आने वाला है, दैट इज डाइपोल मोमेंट एंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर। तो भाई हेडिंग डाल लेना, डाइपोल मोमेंट एंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर, डायपोल मोमेंट एंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अब मैंने क्या बोला, परसेंट आयनिक कैरेक्टर एक्चुअली होता क्या है। देखो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, किसी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज सेपरेशन हुआ। अगर चार्ज सेपरेशन हुआ इसका मतलब ये है कि चार्ज किसी एक तरफ जो है झुक रहा है। अगर चार्ज किसी एक तरफ झुक रहा है, एक की तरफ जा रहा है, मतलब चार्ज सेपरेशन वहां हो रहा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि वहां पे जो है कुछ आयनिक कैरेक्टर मुझे उस बॉन्ड में देखने को मिलेंगे। वो एकदम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं होगा, क्योंकि अगर प्योर होता मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। अगर वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो यानी कि वहाँ पे चार्ज सेपरेशन, और वहाँ चार्ज सेपरेशन इसका मतलब है वहाँ पे परसेंट आयनिक कैरेक्टर हैं। तो डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम लोग परसेंट आयनिक कैरेक्टर को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आप यहाँ लिखें बाय द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट, by the help of dipole moment we can calculate percent ionic character in polar covalent bond में हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझो, मैंने आपसे बोला कि ये एक AB मॉलिक्यूल है, इस AB मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड है, मान लो ये आयनिक बॉन्ड है, इसको मैं बोल सकता हूँ एक आयनिक बॉन्ड, और यहाँ मैं बोल देता हूँ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आयनिक बॉन्डिंग है और दूसरे में कोवलेंट बॉन्डिंग है। क्लियर। तो आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि A पॉजिटिव और B नेगेटिव जो मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है तो चार्ज तो कंप्लीटली सेपरेट है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया B ने कितना चार्ज लिया और A ने कितना चार्ज दिया, तो आप बता सकते हैं कि एक ही चार्ज वहाँ पे या एक इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे गया।
तो मैं आपसे यहाँ पे डायपोल मोमेंट की बात करूंगा म्यू आयनिक में। किसके लिए? इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक इलेक्ट्रॉन और उसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इन दोनों का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और कितना चार्ज सेपरेशन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही तो गया ना, पूरा गया ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये A+2 और B-2 है, तो आप म्यू आयनिक मेरे लिए क्या बताएंगे? म्यू आयनिक आप मुझे बोल देंगे कि आ, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मैं आपसे बोलता हूँ A+3 B-3, आप बोलेंगे म्यू आयोनिक इज इक्वल टू 3E×D, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाएगा, है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया ना, क्योंकि ये तो आयनिक है। एक आयन इधर बनेगा या दूसरा आयन इधर बनेगा, केटायन इधर बना एनायन इधर बना, तो पूरे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलेगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ कि A की वैल्यू जो है +n ले रहा हूँ, B की वैल्यू -n ले रहा हूँ, तो म्यू आयनिक जो होगा, म्यू आयनिक मेरे पास में n×E/d हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। वहीं अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड में ये एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इस बॉन्ड के अंदर मुझे पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज मोर देन A, इज मोर देन ए। तो मैं बोल सकता हूँ बी जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा। क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ लेट हेयर चार्ज सेपरेशन, अगर आप चार्ज सेपरेशन लेते हो यहाँ पे तो आप इसको बोल देंगे Q, ठीक है। और इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है आप इसको कह देंगे D। तो जो डायपोल मोमेंट हमारे सामने निकल के आएगा, जो डायपोल मोमेंट निकल के आएगा वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, चार्ज सेपरेशन मल्टीप्लाई बाय इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो अगर मुझे परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है, ये तो क्या वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू चार्ज सेपरेशन आप निकाल रहे हैं, ये जो आपको मिली है, ये जो आप फाइंड आउट करेंगे, है ना, ये वैल्यू तो डायरेक्टली आपके पास रखी हुई है, ये तो आप कैलकुलेट करेंगे ना। तो अगर आपको आयनिक कैरेक्टर निकालना है, अगर आपको आयनिक कैरेक्टर निकालना है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर को मैं ऐसे लिख दूँ कि Q×D डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 कर दूँ और ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा। यही तो बात होती ना। इसको आपने क्या किया, ये जो वैल्यू थी ये कोवेलेंट के लिए थी, अब इस कोवेलेंट में कितना आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक तो 100% है ना हमारे लिए। हम लोग किसी भी वैल्यू में से परसेंटेज अगर निकालेंगे तो उस 100% में से कितना, उस 100% में कितना, तो ये जो आयनिक कैरेक्टर है ये पूरा हमारे लिए तो 100% है। यहाँ पे तो चार्ज सेपरेशन पूरा हुआ था, 100% हुआ था। अब कितने भी चार्जेस वहां से गए हों वो अलग बात होती है, ये तो पूरा एक बार में गया ना, ये तो पूरा 100% हो गया ना, ये तो 100 हो गया हमारे लिए। उसमें से हमें कितना चार्ज सेपरेशन देखने को मिला उसको हम ऊपर रखते हैं। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो जो वैल्यू आपको मिली है उसके अंदर टोटल वैल्यू का आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो, और जो टोटल वैल्यू थी वो, उसका मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे। क्लियर? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये चीज़ अगर आपने कर ली है तो आप ये कह सकते हैं ना कि जो परसेंट आयनिक कैरेक्टर जो होगा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर को मैं ये कह सकता हूं कि जो डायपोल मोमेंट होगा कोवेलेंट का, जो कोवेलेंट बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा डिवाइडेड बाय डायपोल मोमेंट ऑफ आयनिक बॉन्ड का होगा, ठीक है। उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। या अगर मैं आपसे कह दूं ये जो आयनिक कैरेक्टर है, ये जो आयनिक कैरेक्टर है इसको मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कोवलेंट बॉन्ड मैं ऑब्जर्वेशन से निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, ये तो मुझे ऑब्जर्व हुआ है ना, तो मैं इसको ऑब्जर्वेशन बोल सकता हूँ। ये जो डायपोल मोमेंट है ये मेरा ऑब्जर्वेशन से निकला है,
और ये जो म्यू है वो पहले से ही कैलकुलेटेड था, वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू थी, वो कैलकुलेटेड वैल्यू थी। अब आपसे मैं ये कह सकता हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें। मैंने आपको ये बोला कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर अगर मैं देखना चाहता हूँ, परसेंट आयनिक कैरेक्टर अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो वो मैं कह सकता हूँ कि म्यू, ये जो मैंने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली, ऑब्जर्व की एक्सपेरिमेंटली, और म्यू जो वैल्यू थ्योरी में दे रखी थी उसका मल्टीप्लाई बाय मैं 100 से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैसे निकलते हैं। ठीक है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर अगर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक और चीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे परसेंट, परसेंट आयनिक कैरेक्टर, परसेंट आयनिक कैरेक्टर is also calculated by हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन। देखो, हैनी एंड स्मिथ की मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ आपसे, जहाँ पे मैंने काई वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि एक्स ए की वैल्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को शो कर रही है, काई ए की वैल्यू है ना, ये एक्स ए नहीं है एक्चुअली, इसको मैं काई ए बोल रहा हूँ और वो एक्स लिख सकते हैं आप उसको। अगर मैं काई बी की बात करता हूँ तो काई बी की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की होती है। तो अगर मैं आपसे परसेंट आयनिक कैरेक्टर की बात करूं तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 16 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होल स्क्वायर। ये मेरे लिए सेकंड इक्वेशन हो गई, ये मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है ना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसके बाद का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करके इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग फजान रूल एंड फिर हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाएंगे एमओटी के ऊपर। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।